कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, मतलब कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में कमी देखने को मिली प्रोडक्शन में, मतलब खेतीबाड़ी कम हो रही। कौन कौन से कारण है, ठीक है, वो हमें इसमें सीखना है। तो टोटल 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया है, 3 अलग अलग फैक्टर्स है सॉरी। वो फैक्टर्स कौन कौन से है? तो पहला है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, उसमें टोटल 4 पॉइंट है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में टोटल 4 पॉइंट है। और उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, उसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, फिर भी उसके अंदर हमें पैराग्राफ या 4-5 सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे जब ये 5 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाएगा तब। फिर आता है अदर फैक्टर्स, ठीक है। अदर फैक्टर्स के अंदर 2 पॉइंट है, ठीक है। सब कुछ हम समझेंगे, ध्यान से पढ़ना, टेक्स्ट बुक लेके बैठना, ठीक है। कोई डाउट है आगे वाले जो चैप्टर्स और जो भी टॉपिक्स हमने कल किए थे या पहले किए होंगे उसके अंदर से किसी को कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट पक्का? नो सर। ओके, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। उसमें पहला जो पॉइंट है, ठीक है, वो है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, ठीक है। पहले तो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। The influence of those farmers who work in the institution and are felt in social, physical, legal and economical factors are called institutional factors. तो देखो institutional factors के अंदर क्या ध्यान रखना है कि सोशली, सामाजिक तौर पर, या कोई फिजिकल वे में, या कोई लीगल मतलब कोर्ट चक्कर बैंक, ये सारी चीजें जो होती है ना उसे इंस्टीट्यूट कहते हैं, ठीक है। बैंक है, गवर्नमेंट है, ठीक है, सामाजिक संस्थाएं होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, कोर्ट हो गया, ये सब है ना इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कोई फैक्टर्स है ना, वो फैक्टर्स हम लोग उसके रिगार्डिंग मतलब उस वो सब कारण की वजह से किस तरह से खेतीबाड़ी में प्रोडक्शन कम हुआ, वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो पहला जो है वो है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। तुमने बचपन में 7th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा कि जब आज़ादी हुआ, हमारा कंट्री में आज़ादी हुई, तब जमींदारी सिस्टम चलता था, जिसकी जमीन उसका हक, ठीक है। फिर मल्हारी सिस्टम था, रोहितवारी सिस्टम था, ये सिस्टम के नाम है, उसके अंदर अलग अलग रूल्स होते थे, ठीक है। अभी वो रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिटेल में पूछा नहीं है, ठीक है, और दिया भी नहीं है टेक्स्ट बुक में। तो रोहितवारी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम था, मल्हारी सिस्टम था। वो सिस्टम में अलग अलग रूल्स होते थे। कभी कोई सिस्टम में ऐसा होता था कि 5 बीघा जमीन है, 5 हेक्टर की जमीन है, उसमें से 1 हेक्टर या 4 हेक्टर जिसकी जमीन होती थी उसे दे देनी पड़ती, बराबर। तो इस प्रकार के सिस्टम हुआ करते थे। लैंडलेस लेबर्स टेनेंट्स वर कल्टिवेटिंग लैंड अंडर दिस सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है उसके अंदर क्या होता था, तो लेबर्स होते थे जो टेनेंट कहा जाता है, टेनेंट का मतलब होता है भाड़वार, ठीक है, जो रेंट पे वो जमीन लेते थे और वहां पर कुछ उगाते थे, क्रॉप प्रोडक्शन करते थे, और उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट जमींदार जो होते थे, जो लैंड लॉर्ड होते थे, जो जमीन के मालिक होते थे, उन्हें दे देना पड़ता था। A large part of entire crop was compulsory taken by landlord as rent of land। और सबसे ज्यादा हिस्सा, अगर 5 बीघा जमीन है, 5 हेक्टर्स की जमीन है, उसमें से 4 हेक्टर या 3 हेक्टर, ज्यादा सा ज्यादा हिस्सा जो जमीन का मालिक होता था वो ले जाता था। Thus farmers were not interested in increasing productivity। और इसकी वजह से फार्मर्स को क्या लगता था कि मुझे जितना चाहिए उतना ही प्रोडक्शन में करूंगा, ठीक है, और उसमें से कुछ हिस्सा लैंडलॉर्ड ले जाएगा और जितना मुझे चाहिए उतना मुझे मिल जाएगा। तो वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करते थे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते नहीं थे। क्यों बढ़ाते नहीं थे? क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि उनको पता है कि मैं जितना ज्यादा उगाऊंगा उतना ज्यादा कौन लेके जाएगा, तो लैंडलॉर्ड लेके जाएगा, ठीक है। They were not ready to implement any innovation। तो अब नए नए आइडियाज, नए नए इनोवेशन टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। बोले कि अगर उसका इस्तेमाल करूंगा प्रोडक्शन ज्यादा होगा और कमाएगा कौन ज्यादा, लैंडलॉर्ड। तो फार्मर्स इतना इंटरेस्टेड नहीं थे ये सारे सिस्टम्स के अंदर। ये जो 3 सिस्टम के नाम बताए मैंने,
मल्हारी सिस्टम, रोहितवारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। ठीक है। Therefore, agriculture production remains stagnant. Stagnant का मतलब है बढ़ा नहीं, जितना पहले था उतना ही रहा, बढ़ नहीं रहा था। इसका प्रोडक्शन जो बढ़ना चाहिए, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा था उस हिसाब से एग्रीकल्चर नहीं बढ़ रहा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस एक नया लॉ बनाया गया, एक एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट का नाम दिया गया टीलर्स लैंड एक्ट। टीलर्स का मतलब होता है खुदाई करना। ठीक है, टीलर का मतलब होता है खुदाई करके क्रॉप्स उगाना और फिर उसमें से जो प्रोडक्शन होता है उसका पैसा कमाना। ठीक है। सो टीलर्स लैंड एक्ट बनाया गया। ठीक है। एंड कंट्रोलिंग रेंट ऑन लैंड। तो इसमें क्या हुआ, इस एक्ट के हिसाब से ऐसा था कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अब लैंडलॉर्ड को नहीं मिलता था। लॉ के हिसाब से, कायदे के हिसाब से एक्ट में ऐसा दिया गया था कि लोगों को भी फायदा हो जो काम कर रहे हैं, फार्मर्स को जो फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। बट दिस एक्ट वाज नॉट कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड। पर ये हर जगह पर, जैसे हरियाणा है, ज्यादा खेती बाड़ी वहां देखने को मिलती है, पंजाब है, वहां पर कंप्लीटली ये जो एक्ट बनाया गया था वो इम्प्लीमेंट लागू नहीं किया गया था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन हुआ नहीं। ये था फर्स्ट पॉइंट। समझ में आया? ओके। कोई डाउट? हम क्या समझ रहे थे? हम ये समझ रहे हैं कि प्रोडक्शन कम कैसे हुआ। प्रोडक्शन कम कैसे हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा था, कौन कौन से कारण है? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो, अच्छा, समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट समझ में आया ना? हाँ हाँ सर। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं, एग्रीकल्चर फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है लोन प्रोवाइड करना। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अंदर फाइनेंस के वजह से, एग्रीकल्चर फाइनेंस की वजह से लो प्रोडक्शन कैसे देखने को मिला, वही इस पॉइंट में हम समझने वाले हैं। ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी की वजह से फार्मर्स आर इन नीड ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो फार्मर्स को पैसा चाहिए था खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें चाहिए था पैसा। और वो पैसा कहाँ से मिल सकता था? तो वो लैंड में से मिल सकता था, जमीन में से। ठीक है, जमीन में से मिल सकता था। अगर उनके पास जमीन है तो बैंक में जाके वो पैसा ले सकते थे। ठीक है। और वो खेती जब करते हैं तो फर्टिलाइजर्स, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें उन्हें बाई करनी पड़ती है। उनके पास इतना पैसा होता नहीं होता है क्योंकि ये कॉस्टली चीजें होती है। तो उनके लिए वो ये सारी चीजों के लिए उन्हें लोन लेना पड़ता है। द प्राइवेट मनी लैंडर्स प्ले ग्रेट रोल सिंस इंडिपेंडेंस। तो प्राइवेट जो लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो मनी देते हैं, पैसा देते हैं फार्मर्स को, पर ज्यादा ब्याज लेते हैं। ठीक है। और बैंक में जाएंगे तो बैंक तुरंत लोन नहीं देता है, कागजात मांगते हैं, ये मांगते हैं, वो मांगते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है फार्मर्स के लिए। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जो कागजात वागजात कुछ मांगते नहीं है उनके पास जाते हैं और उनसे पैसा ले लेते हैं, और ब्याज जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बहुत ज्यादा होता है। सो इसमें ऐसा होता है कि इन 1951 71.6% एग्रीकल्चर फाइनेंस वाज मैनेज बाय मनी लैंडर्स। तो जो पैसा फार्मर्स ने लिया था, 71.6% जो पैसा है वो फार्मर्स ने मनी लेंडर से लिया था, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है और ब्याज पे वो पैसा देते हैं, उनसे लिया। दे वर चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सप्लॉइट पुअर फार्मर्स। तो गरीब फार्मर्स को चीट करते थे, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते। इससे होता क्या था, फार्मर्स लोन लेता था मनी लेंडर से, पैसा जो होता था वो चुका नहीं पाते थे टाइम टू टाइम फार्मर्स। उसके कारण जो मनी लेंडर्स होते थे वो जमीन हड़प लेते थे और बोलते थे कि तेरी जमीन अब हम ले लेंगे, जब तक तू पैसा नहीं देगा तब तक तुझे जमीन वापस करेंगे नहीं। और फार्मर कभी पैसा वापस कर पाता नहीं था। इस तरह से चीटिंग किया जाता था फार्मर के साथ। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। Okay. After independence, government has expanded institutional agriculture finance. इंडिपेंडेंस आजादी के बाद सरकार ने बहुत बड़ी डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में करने का सोचा। तो वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने
बैंक्स बनाए। पहली जो बैंक थी वो थी आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, जो 1975 में सेटअप की। फिर नाबार्ड बनाया वो लोग ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्जाम में फुल फॉर्म 1 मार्क का आएगा आएगा और आएगा, ठीक है। कौन कौन से आएंगे फुल फॉर्म, वो टेक्स्ट बुक के पीछे तुम देखोगे तो बहुत सारे फुल फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है। उसी में से कोई एक या दो फुल फॉर्म तुमको एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें से एक नाबार्ड भी है। इन 1982 में नाबार्ड जो बैंक है, जो खेतीबाड़ी जो फार्मर्स है उनके लिए ये बैंक बनाई गई थी। ड्यू टू देयर एफर्ट्स द रोल ऑफ मनी लेंडर्स फेल डाउन टू 27%। तो जैसे ये बैंक बनाई गई तो जो मनी लेंडर्स थे वो कम हो गए। 27% मनी लेंडर्स के पास जाना बंद कर दिया लोगों ने, मतलब फार्मर्स ने। अब फार्मर्स मनी लेंडर्स के पास नहीं जाते थे। बट फार्मर्स हैज टू पे हाई कॉस्ट टू अवेल क्रेडिट, thus farmers profit remaining low and they don't have so much interest to improve productivity। अभी जब वो खेती करते हैं फार्मर्स, बैंक के पास से तो लोन मिल जाती थी, लेकिन उन्हें उन्हें भी पैसा चुकाना पड़ता था बैंक वाले से। बैंक पैसा देती तो थी पर सामने लेती भी थी बैंक पैसा। तो जब बैंक पैसा लेती थी तब वो जो प्रॉफिट जब वो प्रोडक्शन करते थे उसमें से जो पैसा मिलता था वो बहुत कम आता था, जिसके कारण जो फार्मर्स है उनका इंटरेस्ट प्रोडक्शन बढ़ाने में रहता नहीं था, और उसके कारण एग्रीकल्चर के अंदर लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती थी। समझ में आया सेकंड पॉइंट? यस सर। ओके, मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में किस प्रकार से लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रहा है वो हम समझेंगे। इंडियन remote village are not having adequate road or transportation facilities to connect agriculture markets। देखो, खेती में जो चीजें उग जाती है, क्रॉप्स बन जाते हैं, पक जाते हैं, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं, ठीक है, ऐसे बहुत अंदर तरफ है, जंगलों की तरफ जो गांव है, वहां पे प्रोडक्शन तो होता है पर वहां पर रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है। जो एग्रीकल्चर जो खेतीबाड़ी जहाँ पे होता है वहां से मार्केट तक जहाँ पे चीजें बेची जाएगी, उन दोनों के बीच में रोड अच्छे नहीं होते, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर मार्केट्स हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन सीजन। तो एग्रीकल्चर के अंदर जब भी एग्रीकल्चर मार्केट होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग भाव में अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं अलग अलग सीजन में। जैसे मैंगो है, समर सीजन में आता है, ठीक है, मार्केट में उसमें बहुत सारे वेराइटी के मैंगोज होते हैं और उसके भाव भी सबके अलग अलग होते हैं। तो द फार्मर्स कांट ऑब्टेन बेनिफिट ऑफ हायर प्राइस। तो जब ज्यादा प्राइस हो जाता है ना, उसका बेनिफिट नहीं होता है। जब ये सस्ते भाव में आते हैं तब होलसेलर ट्रेडर जो होते हैं बेचने वाले, वो खरीद लेते हैं फार्मर्स से, और फार्मर से खरीदने के बाद वो प्राइस बढ़ा देते हैं और फार्मर्स को कम पैसा मिलता है और होलसेलर ट्रेडर को ज्यादा पैसा मिल जाता है। इसलिए फार्मर्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में। दे डोंट हैव इनफ नॉलेज ऑफ मार्केट, क्योंकि फार्मर्स के पास इतना नॉलेज नहीं होता है मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, कितना रेट चल रहा है, वो सब पता होता नहीं है, और इस वजह से वो इम्प्रूव नहीं करते अपने प्रोडक्शन को। इस तरह से एग्रीकल्चर मार्केटिंग की वजह से भी एग्रीकल्चर में मतलब खेतीबाड़ी में लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। समझ में आया थर्ड पॉइंट? यस सर। ओके, रूरल सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल का मतलब होता है विलेज, अब सोशल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो रीति रिवाज होते हैं, ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम्स, वो सब के कारण भी लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है। कैसे? इंडियन फार्मर्स आर फैटलिस्ट एंड रूरल सोसाइटी इज बाउंड विद ओल्ड ट्रेडिशन। फैटलिस्ट का मतलब ये होता है पुराने रीति रिवाजों से वो बंधे हुए हैं, उनके वहां जो पहले से रीति रिवाज चलते हुआ आया है उसी को वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और दे एक्सेप्ट प्रॉब्लम ऑफ नेचर एंड सिचुएशन ऑफ स्कैसिटी। वो जो भी प्रॉब्लम्स आती है
अगर बारिश नहीं आई, कम आई बारिश, वो सारी परिस्थिति को समझ सकते हैं, प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करते हैं। दे कल्टीवेट ओनली फॉर देयर सब्सिस्टेंस, मतलब उनको जितना जरूरी होता है ना उतना ही वो खेती करते हैं, उतना ही वो उगाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा मेहनत करूंगा तो भी मुझे पैसा इतना मिलने वाला नहीं है। एंड नॉट हैविंग मोटिवेशन टू कल्टीवेट मोर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, बोलने वाला भी नहीं है कि अगर तुम ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा अच्छा उगाओगे तो देश का फायदा होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, ऐसा समझाने वाला भी कोई होता नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उतना चीज ही उगाते हैं जितना उनको पूरे साल में चलने वाला होता है। एंड थर्स दे आर हैविंग अ लो प्रोडक्टिविटी, और इस कारण की वजह से हम बोल सकते हैं कि ये सब रीति रिवाज जो ट्रेडिशन है उनका पहले से वो सोचते हुए ऐसे आए हुए हैं कि हम कम उगाएंगे, जितना हमें जरूरत होगा उतना उगाएंगे, और उस कारण से प्रोडक्शन जितना होना चाहिए कंट्री में उतना होता नहीं है। तो ये सब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स है। ठीक है, 4 फैक्टर्स थे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, समझ में आए? हाँ। हाँ, तो अभी हम लोग मूव करते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ। टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से प्रोडक्शन इतना बढ़ता नहीं है, लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। क्यों लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अभी भी कहीं जगह पे बुलेट कार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे विलेजेस है, बहुत सारी जगह पे हाथ से फसल कट की जाती है। ठीक है, जबकि मशीन आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, पर फिर भी वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर उनको आता नहीं है यूज करने के लिए, इसलिए वो लोग यूज नहीं करते। तो ये सब कारण है, हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इंडियन फार्मर्स यूटिलाइजेस ओल्ड इक्विपमेंट, पुराने जो मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, पुराने जो आइडियाज है, पुरानी जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हैं। इवन एट द प्रेजेंट इन 21st सेंचुरी, जो अभी 21st सेंचुरी चल रही है, many farmers are using bullocks and flocks instead of tractors and traditional seeds instead of hybrid seeds। अभी भी क्या हो रहा है, बुलक कार्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्रैक्टर्स का यूज कर सकते हैं लेकिन अभी भी बुलक कार्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइब्रिड सीड्स आ चुके हैं, फिर भी वो लोग ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। हाइब्रिड सीड मतलब जिसमें जल्दी क्रॉप उग जाता है, कोई नुकसान नहीं होता है। ट्रेडिशनल सीड मतलब कि जो चीज उगाई जाती है उसमें से ही कुछ सीड्स निकल जाते हैं, उसी में से वो इकट्ठा कर लेते हैं नेक्स्ट जब साल आता है उसको उगाने के लिए। अभी भी कहीं कहीं जगह पे काउ डंग का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर आ चुके हैं फिर भी, विच कन्वर्टेड इनटू लो प्रोडक्टिविटी। और ये सब कारण है, ये सब रीजंस है जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम देखने को मिलता है। फ्यू फार्मर्स यूज पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स, क्रॉप्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कम ऐसे फार्मर्स है जो पेस्टिसाइड्स का मतलब दवाई डालने का, दवाई डाल के जो इंसेक्ट होते हैं, जो माउस रैट और वो सब होता है उसको मार देते हैं। ठीक है, देयरफॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव रिमेन्स लो। तो ये सब कारण है कि जो पुरानी टेक्निक है, पुराने आइडियाज है, पुराने मशीन्स है, पुरानी जो मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में जितना प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए उतना बढ़ पाता नहीं है। यही 4-5 पॉइंट तुमको इसके अंदर लिखने हैं, इसमें कोई सब पॉइंट्स बीच में दिए गए नहीं है, इसलिए तुम्हें इतने ही 5 पॉइंट्स अपने आप ओन वर्ड्स में बना देने हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। ओके, अभी मूव करते हैं हम लोग अदर फैक्टर्स के अंदर। 2 और पॉइंट है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर लो प्रोडक्शन दिखने को मिलता है। उसमें फर्स्ट जो है वो है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत है। कैसे? पॉपुलेशन बढ़ रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में से शिफ्ट हो रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में या तो सर्विस सेक्टर। तो खेती कोई करेगा नहीं तो खाएंगे कैसे? समझ में आ रहा है? तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ से कहाँ, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में से लोग शिफ्ट हो रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में और सर्विस सेक्टर में।
देयर इज अ हायर प्रोडक्शन पॉपुलेशन प्रेशर नोटेड ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत ही ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है पॉपुलेशन की वजह से। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आजाद हुआ था देश, 72% पॉपुलेशन वर एंगेज इन एग्रीकल्चर। तो खेती बाड़ी में टोटल 72% लोग जुड़े हुए थे, लोग खेती करते थे, which was 58% in the year 2001 and 2002। 58% हो चुका कब? 2001 और 2002 में 58% हो गया, और उससे भी 2% 3% कम हो गया 2013-14 में 49% हो चुका था। तो ये जो पॉपुलेशन का प्रेशर है, पॉपुलेशन जितना बढ़ता जा रहा है, उसके कारण फार्मर्स कम होते जा रहे हैं, और जब फार्मर्स कम होते जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो बर्डन ऑन एग्रीकल्चर रिड्यूस। तो एग्रीकल्चर पे बर्डन जो है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे जो होना चाहिए जितना, उतना होता नहीं है, वो कम हो रहा है। बट स्टिल इट इज द हायर देन अदर सेक्टर्स एंड अब्रॉड इकोनॉमी। मतलब बाहर के जो भी सेक्टर्स है, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, सर्विस सेक्टर है, या कोई और दूसरे सेक्टर्स जो हम फॉरेन कंट्री में डील करते हैं, वो सारे सेक्टर्स के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर में रिड्यूसमेंट, मतलब डिक्रीमेंट देखने को मिला है, कमी देखने को मिली है। समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? यस सर। ये रीजन है, ये रीजन की वजह से लो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है। सेकेंड है लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज यूज्ड फर्स्ट 5-year प्लान एक्सक्लूसिवली फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। सरकार ने जब पहला प्लान बनाया था, फर्स्ट 5-year प्लान, उसमें ज्यादातर पॉइंट्स, ज्यादातर डेवलपमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लिखे गए थे। बट फ्रॉम सेकेंड 5-year प्लान, मतलब 1956 के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट ने किस पे ज्यादा फोकस किया? तो इंडस्ट्रीज पे फोकस करना शुरू किया। यानी हमें ये याद रखना है कि पहले जो प्लान बनाया गया था उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते थे, जो और सेकेंड 5-year प्लान बनाया गया तो सरकार ने फोकस किया इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। The government has not taken that much efforts for agriculture sectors। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए सरकार ने कोई अच्छा प्लानिंग किया नहीं, कुछ कमी देखने को मिली प्लानिंग में एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। और उस कारण से क्या हुआ? तो एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन कम हो गया। और ज्यादा कंपैरिजन अगर हम करते हैं इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को एग्रीकल्चर के साथ, तो ज्यादातर सरकार किस में ज्यादा इन्वॉल्व होती है? तो इंडस्ट्रीज में और सर्विस सेक्टर्स में। जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में होना चाहिए उतना वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में देखने को मिलता। समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन था कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, जो हमने खत्म किया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। सर इसमें मैक्सिमम कितने पॉइंट लिखने हैं? मैक्सिमम सारे पॉइंट्स लिखने हैं। अगर 5 मार्क्स में आता है तो, अगर 3 मार्क्स में आता है तो तुम इनर पॉइंट, मतलब जब डिटेल लिखना शुरू करोगे, जैसे कि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम है, जब तुम उसको समझाते हो तो 3 मार्क्स में आता है तो सब उसमें 2-2 पॉइंट लिखोगे सब में तो चलेगा। पर 5 मार्क्स में लिखते हो तो जितना बड़ा तुम लिख सको तुम्हारे टाइम के हिसाब से उतना बड़ा तुम लिख सकते हो 5 मार्क्स में। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए? ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग बाद में देखते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट हमें पढ़ना है, इसलिए वो पहले मैं कंप्लीट करवा लेता हूँ आज। शायद मेजर्स हम कल भी कर सकते हैं। ओके। तो इसके बाद जो है वो है मॉडर्न रिवॉल्यूशन। ठीक है, कौन कौन सी मॉडर्न टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर है? उसके अंदर 3 पॉइंट्स कैंसल है, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग कैंसल है, क्रॉप प्रोटेक्शन कैंसल है, और एग्रीकल्चर रिसर्च कैंसल है। तो सिर्फ हमें मॉडर्न रिवॉल्यूशन में
ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो इतना ज्यादा भी दिया है, इतना ज्यादा भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी 4-5 पॉइंट तुम लिखोगे तो वो इनफ है। ठीक है, तो ध्यान रखो क्या करना है, कैसे करना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही है कि नई टूल्स एंड टेक्निक्स, नए मेथड का जब इस्तेमाल करने शुरू किया हमारे इंडिया कंट्री में, उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उस रिवॉल्यूशन को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी of agriculture was started from the year 1960s 1961। तो नए नए टेक्नोलॉजी का, नए नए मेथड का, नए नए आइडियाज का यूज करना शुरू किया गया था 1960-61 से। Initially 7 districts of India were selected as a pilot project which was known as IADP। मतलब 7 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स थे जिन्हें चुना गया था इस प्रोजेक्ट के अंदर कि इन स्टेट्स के अंदर, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को लेके आएंगे। तो उसमें वो प्रोग्राम का नाम दिया गया था पायलट प्रोजेक्ट, और वो जो पूरा प्रोग्राम उसको अगर हम पढ़ते हैं तो वो ये है, इंटेंस एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, वो नाम दिया गया था। जब ये प्रोग्राम ये 7 डिस्ट्रिक्ट में, ये 7 जो अलग अलग स्टेट्स थे उसमें सक्सेस हो गया, after achieving success of IADP, it was applied to whole nation। तो वो 7 डिस्ट्रिक्ट में जब वो सक्सेसफुल हो गया, नए टेक्निक का अच्छा से इस्तेमाल होना शुरू हो गया, ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल, थ्रेशर्स का इस्तेमाल, मशीन्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया और वो सक्सेस हो गया, उसके बाद सरकार ने पूरे कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन को, मतलब कि ये जो रिवॉल्यूशन है वो सब जगह पे अप्लाई करने के लिए कह दिया, और उसको नाम दिया गया हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम। उस प्रोग्राम का नाम दिया, पूरे कंट्री में जब उसको अप्लाई किया गया था उसका नाम दिया गया हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, ऐसे प्रोग्राम का नाम दिया गया। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन और मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम। उसे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम भी कहा जाता है, प्रोग्राम ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये सब नाम दिए गए हैं इसके अलग अलग, जो तुम्हें याद रखने हैं और तुम उसमें मेंशन कर सकते हो। 2 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर का ग्रीन रिवॉल्यूशन से और कुछ 3 मार्क का या 5 मार्क का कुछ आ नहीं सकता। हाँ, 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो तुम्हें बोलने का कि नए टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू किया था 1960 और 61 में, उसके बाद 7 डिस्ट्रिक्ट में अगर ये अप्लाई किया गया और वो सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए उसका नाम दिया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, या तो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम, या तो उसका नाम रखा गया था प्रोग्राम ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड वाटर टेक्नोलॉजी। समझ में आया यहाँ तक? ओके। हाँ, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम मेजर्स कर ही लेते हैं, टाइम है हमारे पास। ठीक है, मेजर्स देखो ये सब कैंसिल है, ये सब तुम्हें नहीं करना है। मल्टीपल क्रॉपिंग सिर्फ 2021 ईयर के लिए, मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर रिसर्च, ये 3 टॉपिक्स जो है वो कैंसिल है, वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। बराबर है, ये 3 ही कैंसिल है। हाँ। ठीक है, हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मेजर्स, किस तरह के स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उसको इंक्रीज कर सके। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2 पॉइंट्स है, 2 स्टेप्स है, 2 मेजर्स है जो हम ले सकते हैं हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, एक बार तुमको ये जूम बंद करना पड़ेगा, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा।